लेकिन अब उनके लिए नए दरवाजे खुलते जा रहे हैं। आईपीएल में खिलाड़ियों को पैसा तो मिला है और एक करियर भी, लेकिन कुछ खिलाड़ी इस बात पर चिंतित हैं कि फटाफट क्रिकेट का ये ब्रांड काउंटी पर तो छा ही गया है, लेकिन कहीं टेस्ट क्रिकेट पर भी ये खतरा न बन जाए। लेकिन आईपीएल के मैनेजर्स इस बात पर चिंतित नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को बोल रहे हैं मत खेलो या खेलो, सब उनकी मर्जी है। जिसका एफटीपी है, वो फिक्स टू फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम है, इंटरनेशनल कमिटमेंट है, उसका प्रायोरिटी हम देते हैं और वो खिलाड़ी को खिलाते भी नहीं है। आईपीएल अपने छठे सीजन में है और इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। खिलाड़ी मानते हैं कि काउंटी क्रिकेट में खेलने से उन्हें विदेशी पिचों पर खेलने की अच्छी प्रैक्टिस मिलती है, लेकिन जहां तक उनके करियर का सवाल है, आईपीएल से मुकाबला किसी भी लीग का नहीं है। विधांशु कुमार, बीबीसी, दिल्ली। लेकिन आईपीएल के चकाचौंध से दूर क्रिकेट की जन्मभूमि इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट अब भी खेला जा रहा है, ठीक इसी समय जब भारत में आईपीएल चल रहा है। असर बिल्कुल साफ है, क्रिकेट के सारे बड़े सितारे रंगीन कपड़े पहनकर भारत के स्टेडियमों की रौनक बढ़ा रहे हैं, जबकि इंग्लैंड में कुर्सियां खाली पड़ी हैं। लॉर्ड्स के मैदान से अपूर्व कृष्ण। लॉर्ड्स क्रिकेट का मक्का, जहां 1787 में पहला मैच खेला गया था मिडिलसेक्स और एसेक्स के बीच। 226 साल बाद मिडिलसेक्स की टीम फिर मैदान में है डर्बीशायर के साथ खेलने। इंटरनेशनल मैचों में स्टेडियम खचाखच भरा होता है, काउंटी में नजारा दूसरा है। पाकिस्तान और केंट काउंटी टीम के कप्तान रह चुके अपने जमाने के स्टार खिलाड़ी आसिफ इकबाल बताते हैं, पहले ऐसा नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम खेलते थे, कभी एम्प्टी ग्राउंड्स नहीं थे वहाँ। इवन ऑन वीकडेज सपोर्टर्स हुआ करते थे दोनों काउंटीज के, एंड यहाँ तो खाली स्टैंड्स पड़े हुए हैं। जिस जमाने में हम खेलते थे, इट वाज ए स्पोर्ट, इट वाज फन, इट वाज एंटरटेनमेंट। अब वो नो लॉन्गर, ना वो स्पोर्ट रहा, ना वो एंटरटेनमेंट रहा, अब इट हैज बिकम एन इंडस्ट्री। काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड और वेल्स की प्रथम श्रेणी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता के रूप में 1890 से खेली जा रही है। अभी इसमें 18 टीमें हैं, जिन्हें 2 डिवीजनों में बांटा गया है। मुकाबला पहले 3 दिन का होता था, अब 4 दिन का हो गया है। एक वक्त था जब बेदी, पटौदी, गावस्कर, कपिल, शास्त्री, अजहर, गांगुली, द्रविड़, सचिन, सहवाग, ये सारे नाम काउंटी खेलने आया करते थे। लेकिन आईपीएल शुरू होने के बाद केवल मुरली कार्तिक ऐसे हैं जो यहाँ नियमित रूप से आया करते हैं। और इस साल अभी तक जो विदेशी खिलाड़ियों की सूची है, उसमें कार्तिक का नाम भी नहीं है। काउंटी में भारतीय खिलाड़ियों की घटती दिलचस्पी की असल वजह है पैसा और खेल का समय, बताते हैं बीबीसी के पूर्व खेल संपादक और वरिष्ठ खेल पत्रकार मेहर बोस। इंडियन क्रिकेटर्स को फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडिया में पैसे मिलते थे। काउंटी क्रिकेट क्यों खेलते आते? पैसे के लिए खेलने आते थे, क्योंकि काउंटी क्रिकेट जब शुरू होता है मई टू अगस्त, दूसरे जगह में क्रिकेट नहीं था। तो आईपीएल क्या किया है, आईपीएल इंडिया में बहुत पैसा मिला है क्रिकेट को। एक विश्लेषक ने कहा था, क्रिकेट एक ऐसा भारतीय खेल है जिसका जन्म संयोग से इंग्लैंड में हो गया। अप्रैल में आईपीएल और काउंटी के सीजन में ये बात और सही लगती है। अपूर्व कृष्ण, बीबीसी, लंदन। ग्लोबल इंडिया में आगे है। मौत के मुंह से निकलकर आई मलाला ने तो ब्रिटेन में फिर थामी किताबें, पर स्वाद के उनके बाकी साथियों का क्या है हाल? गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा। हम और आप तो यहां चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहां पूरे 14 वर्ष बिताए थे। शबरी के पेड़ भी यहीं खाए थे। यहाँ के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सापुतारा, यहाँ खुशबू है आदिम संस्कृति की, इंसान और प्रकृति के तालमेल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली तथा जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित हार्ट कमांड सेंटर में हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध।
can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. और बनाना हो या कोई बहुमंजिली इमारत, बांध या पुल, बिरला गोल्ड सीमेंट, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। जब कोई भारत से ब्रिटेन पहुंचता है तो शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि यहां भी जातीय भेदभाव की समस्या हो सकती है। जातिगत भेदभाव भारत में गैर कानूनी है, लेकिन कई सामाजिक संगठनों की मांग के बावजूद ब्रिटेन के सांसदों ने इससे निपटने के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं समझी। हालांकि ब्रितानी सरकार ये मान चुकी है कि दक्षिण एशियाई समुदाय में जातिगत भेदभाव की समस्या मौजूद है। इस मांग को ब्रिटेन की संसद के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सहमति दी थी, लेकिन निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई वोटिंग में इसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिल सका। भारत और पाकिस्तान जैसे देशों से ब्रिटेन आने वाले दलित अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जातिगत भेदभाव की समस्या परदेश में भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी का मानना है कि इस समस्या से निपटने के लिए नए कानून नहीं बल्कि जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। ब्रिटेन में भारतीय या भारतीय मूल के लोगों की संख्या करीब 16 लाख है, जिनमें से 8 लाख हिंदू हैं और इन 8 लाख हिंदुओं में से 4,80,000 यानी कि आधे से भी ज्यादा दलित हैं। और अब हमारे साथ हैं देवेंद्र प्रसाद, जो ब्रिटेन में लंबे समय से जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चला रहे कास्ट वॉच यूके के महासचिव हैं। देवेंद्र जी, सरकार का कहना है कि जागरूकता इसका हल है, आप चाहते हैं कि कानून में बदलाव हो। क्या सचमुच समस्या इतनी व्यापक है कि कानून में बदलाव हो? समस्या यहाँ पे बहुत गंभीर हो चुकी है। यहाँ पे स्कूलों में जो है बच्चों के साथ बुलिंग होती है, दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है यहाँ पे, और यहाँ तक जो है मंदिरों में और गुरुद्वारे यहाँ पे जो है जाति के आधार पे बने हुए हैं। और हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको तो ये समझ में नहीं आएगा कि जो सिख गुरुद्वारे हैं उनमें ये समस्या ज्यादा मतलब जड़ पकड़ गई है, और कास्ट के जाति के आधार पे यहाँ पे गुरुद्वारे बने हुए हैं जो कि आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे। तो समस्या जो है इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और बिना कानून के यहाँ पे जो है मतलब समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन देवेंद्र जी, कानून तो भारत में भी है, तो क्या कानून ही है इस समस्या का हल? फिर देखिए, भारत में कानून है पर वहां पे एनफोर्समेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर जब कानून बनेगा तो उसकी एनफोर्समेंट होगी, और जहाँ की पब्लिक उसकी सोच ही ऐसी है कि जब कानून बनता है तो वो उसको काफी सीरियसली लेते हैं। जब तक कानून नहीं बनेगा तो आप उनकी किसी भी तरीके की जागरूकता जगाइए, वो जो है इतनी कामयाब नहीं होगी। तो कानून जो बनना है वो बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि हम अपना जो है कैंपेन इतनी मतलब जोर शोर से कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जो है लॉ जो है और कानून जो है वो जरूर बनेगा यहाँ पे। लेकिन क्योंकि अब हाउस ऑफ कॉमन्स में पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया, तो अब आगे क्या होगा इस दिशा में? देखिए, अभी हमारी लड़ाई जारी है। ठीक है, हम सिर्फ 64 वोटों से थोड़ा सा हमें कमी रह गई है, और हमें मालूम है 650 यहाँ पे एमपी हैं, और एक दूसरे राउंड में जो ये आएगा पार्लियामेंट में तो हम जो है वो कमी पूरी कर लेंगे, और हमें उम्मीद पूरी है कि कानून जो है जरूर बनेगा हमारे फेवर में। लेकिन फिलहाल जो ये रुकावट आई है, इससे कितना धक्का लगा है इस अभियान को? हमें पूरे यकीन है कि हाउस ऑफ कॉमन में भी जब वापस जो बिल आएगा, एमपीज जो है इस चीज को समझेंगे और हमें सपोर्ट देंगे और कानून को जो है चेंज करेंगे। देवेंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। कार्यक्रम में आप आगे देखेंगे अरबी, जापानी और अमेरिकी शायरों का मुशायरा। तालिबान की गोली झेलने के बाद इलाज पूरा होने पर पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई ने ब्रिटेन में एक बार फिर पढ़ाई शुरू की। लेकिन क्या हाल है स्वात में रहने वाली उन लड़कियों का जो मलाला के साथ पढ़ती थीं? क्या कुछ बदला है उनके लिए, या फिर अब भी वो खौफ के साए में ही जी रही हैं? पाकिस्तान से बीबीसी संवाददाता सना गुलजार की रिपोर्ट। स्वात की हसीन घाटी पर पिछले साल फिर खून खराबे का दाग लगा। अक्टूबर में मलाला यूसुफजई तालिबान की गोली का निशाना बनी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए ब्रिटेन ले जाया गया।
ठीक होने के बाद पिछले महीने से मलाला ने ब्रिटेन में फिर पढ़ाई शुरू कर दी है और साथ ही उन्होंने अपने नाम पर बने फंड से स्वात में लड़कियों की तालीम के लिए मदद देने का ऐलान भी किया है। हमारा पहला ग्रांट जो है वो पाकिस्तान के इलाके स्वात के लिए है, क्योंकि बहुत खूबसूरत इलाका है जहाँ पर बच्चे तालीम से महरूम है, जहाँ पर बच्चियाँ घरों में काम करती है, जहाँ पर बच्चियाँ कपड़े धोती है, बर्तन धोती है। तो हम चाहते हैं कि वो बच्चियाँ स्कूल जाए और इसी मकसद के लिए हम उन बच्चियों को तालीम देंगे। मलाला तो अब महफूज है, मगर स्वात में उनके साथ जख्मी होने वाली उनकी 2 सहेलियां अब भी खौफ की जिंदगी गुजार रही हैं। शाजिया की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वो स्कूल से वापस आकर तेजी से घर के भीतर चली जाती हैं। वो सहमी हुई हैं, पर लड़ भी रही हैं। हमने इतने बड़े वाक़े से फिर हम स्कूल गए, अपनी स्टडी को जारी रखा। अगर आज हम स्कूल ना जाते तो दुनिया के लिए कैसे पैगाम पहुंचाते कि यानी कि हर जो भी जैसे भी हालात हो, लेकिन तालीम तो जारी रखनी है ना। शाजिया डॉक्टर बनना चाहती हैं, पर उनके घर के बाहर लगा ये पहरा इस बात का इशारा है कि ये ख्वाहिश अब भी उनके लिए खतरे से खाली नहीं। मलाला के साथ जख्मी होने वाली उनकी एक और सहेली कायनात भी स्कूल के अलावा घर से बाहर नहीं निकल पाती। वो भी आगे और पढ़ना चाहती हैं, मगर उन्हें लगता है कि वो महफूज नहीं। मैं ये सोचती हूँ अगर मैं भी मलाला की तरह बाहर होती तो आज मेरी वजह से सारे मोहल्ले को और इसको ये बात मुझे ना कहनी पड़ती। सारे मोहल्ले की जब हमारे घर के करीब वो ब्लास्ट हुआ तो सारे मोहल्ले के लोग ये कहते थे मुझे कि कायनात ये हमला जो है ब्लास्ट आपकी वजह से हुआ है। फिलहाल शाजिया और कायनात की जिंदगी औरों की तरह आजाद हो ये मुमकिन नहीं लगता, मगर मलाला के फंड से यहाँ की कई बच्चियों की तालीम मुकम्मल हो ये मुमकिन हो सकता है। सना गुलजार, BBC न्यूज। स्वात जहां पढ़ाई के लिए लड़ाई लड़ रही हैं लड़कियां। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिएगा, पहचानना मुश्किल कौन असली और कौन नकली, ऐसे बनाए जाते हैं डिजिटल चेहरे। गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा। हम और आप तो यहां चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहां पूरे 14 वर्ष बिताए थे। शबरी के पेड़ भी यहीं खाए थे। यहां के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सापुतारा, यहाँ खुशबू है आदिम संस्कृति की, इंसान और प्रकृति के तालमेल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अवधारणा के अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना आरंभ की है। योजना के अंतर्गत विद्यार्थी स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि या शोध उपाधि के लिए विदेश में अध्ययन करने जा सकते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकतम 15 लाख रुपए सालाना छात्रवृत्ति दी जाती है। अगर विदेश पढ़ने जाना है, पिछड़े वर्ग के बच्चों को जाना है, और अब तो मैं कह रहा हूं कि सामान्य निर्धन वर्ग का भी कोई बहुत प्रतिभाशाली बच्चा उसको जाना है, तो विदेश भेज के भी उनकी पढ़ाई करवाएंगे और एक बच्चे पे 15 लाख रुपया हर साल तक भी खर्च करने का काम करेंगे। पढ़ाई में पैसा बाधक नहीं बनेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना से अनुसूचित जाति के 24 विद्यार्थियों को 3,85,24,746 रुपए की छात्रवृत्ति मंजूर की जा चुकी है। कुल 13 विद्यार्थी विदेश में अध्ययन प्राप्त कर प्रदेश में उच्च संस्थानों में कार्यरत है। काफी अच्छा एक्सपोजर है, इंटरनेशनली स्किल्स आपके बढ़ते हैं, एजुकेशन, और गवर्नमेंट को ऑब्वियसली काफी सपोर्ट है।
MBA करने के बाद आई गॉट अपॉर्चुनिटीज, अच्छी कंपनी से मुझे ऑफर्स आए। अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से तो आई डोंट थिंक सो कि मैं जा पाता। ये योजना बहुत ही अच्छी है एवं तारीफ के काबिल है। और मैं स्विट्जरलैंड में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग के लिए गया था, जहां पे हमने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वगैरह की हाई लेवल की कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग ली थी। वो ट्रेनिंग लेके मैं जब वापस आया हूं तो आने के बाद अब मैं अपने मरीजों का बहुत अच्छी तरह से, बेहतर तरह से इलाज कर सकता हूं। घर बनाना हो या कोई बहुमंजिली इमारत, बांध या पुल, बिरला गोल्ड सीमेंट, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। फिल्मों में किसी खतरनाक स्टंट को देखते वक्त क्या आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि क्या ये असली हीरो है या उसका हमशक्ल? लेकिन अब तो बात हमशक्लों से भी काफी आगे जा चुकी है, क्योंकि अब इस्तेमाल होने लगा है डिजिटल चेहरों का। कैसे, चलिए देखते हैं। मिलिए एमिली से। अगर आपको लगता है कि ये इनकी असली छवि है तो ये आपकी गलतफहमी है। ये दरअसल 3 डायमेंशनल एनिमेशन है। इसे एक ऐसी तकनीक से तैयार किया गया है जो फिल्में बनाने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। Hollywood has a pretty big appetite for digital versions. हॉलीवुड में आजकल ये चलन बढ़ रहा है, जहां असल कलाकारों की जगह उनका डिजिटल रूप इस्तेमाल किया जाता है, खासकर स्टंट दृश्यों में, जहां असल कलाकारों के साथ शूट करना बेहद महंगा या खतरनाक हो सकता है। Person that you've been following through the entire story. दर्शकों ने द एवेंजर्स जैसी फिल्मों में डिजिटल मॉडल देखे हैं जो असल लगते हैं, लेकिन डिजिटल चेहरे दिखाना पेचीदा काम है। चेहरे की एक एक चीज सही तरीके से दिखाने के लिए एनिमेटर्स को कलाकार की कई तस्वीरें चाहिए होती हैं। ये सारी तस्वीरें एक समय पर खींची होनी चाहिए। यहाँ से लाइट स्टेज तकनीक का काम शुरू होता है। दरअसल एक रिसर्च प्रयोगशाला में 9 फुट का स्फीयर रखा गया है, जिसमें 6900 LED लगी हैं। ये किसी भी दिशा से किसी भी रंग की रोशनी पैदा कर सकता है। यहाँ आप किसी भी हॉलीवुड स्टार को खड़ा कर दीजिए, 7 कैमरे कई तरह की रोशनी में तस्वीरें लेनी शुरू कर देते हैं। एक्टर के करीब 30 तरह के हाव भाव रिकॉर्ड किए जाते हैं। एनिमेटर इन छवियों को कंप्यूटर में फीड करते हैं। इन सब को मिलाकर एक डिजिटल मैप तैयार किया जाता है। यही बारीकियां डिजिटल मॉडल को असल कलाकार जैसा बनाती हैं। This includes getting the shape of the face right. एनिमेटर को चेहरे की शेप सही बनानी होती है, त्वचा का टेक्सचर सही होना चाहिए। हर बार जब आपके चेहरे पर नया भाव आता है, ये चीजें बदल जाती हैं। इसलिए डिजिटल मॉडल तैयार करने के लिए असल व्यक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। हॉलीवुड फिल्म द एवेंजर्स में इस तकनीक का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक का इस्तेमाल घरों में गेमिंग कंसोल में भी किया जा रहा है। तो ये विशेष तकनीक फिल्मों और गेमिंग की दुनिया में नए प्रयोग करने में मदद कर रही है। यहाँ असल और नकली में फर्क बताना मुश्किल हो जाता है। I don't know. What do you think? डिजिटल तकनीक का कमाल। देखते हैं तकनीकी दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें। क्लिक के साथ है मुकेश शर्मा। ताइवान में अधिकारी इन रिपोर्टों की जांच कर रहे हैं कि सैमसंग ने प्रतिद्वंदी कंपनी HTC के बारे में नेगेटिव कमेंट करने के लिए छात्रों को काम पर लगाया था। सैमसंग के ताइवान के फेसबुक पेज पर इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। कंपनी ने कहा है कि वो अपने मार्केटिंग अभियान में ऐसे कमेंट शामिल नहीं करेगी जो अनाम लोगों ने किए हैं। गूगल ने अपने करामाती चश्मे के बारे में और जानकारी दी है। गूगल ने ऐप डेवलपर्स से कहा है कि इन चश्मों के डिस्प्ले पर विज्ञापनों की इजाजत नहीं होगी। इस रियलिटी चश्मे में न तो हेडफोन होंगे और न ही ईयरबड, बल्कि इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के आंखों के नीचे वाली हड्डी से गुजरकर ध्वनि तरंगे उसके कानों में जाएंगी। ऐसा बोन कंडक्टर ट्रांसड्यूसर के जरिए मुमकिन होगा। गूगल ग्लास में 5 मेगापिक्सल वाला कैमरा भी है, जिससे स्टिल फोटो खींचे जा सकेंगे। और अब बीबीसी ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर बीबीसी की खास नजर। अमेरिका के बॉस्टन शहर में हुए 2 बम धमाकों के बाद बीबीसी संवाददाता इयन पैनल वहां पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मशहूर बॉस्टन मैराथन के दौरान हुए धमाके में 3 लोग मारे गए और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। FBI की टीम जांच में जुटी है। धमाकों के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया गया। आम लोगों सहित राष्ट्रपति बराक ओबामा ने धमाकों में मारे गए और घायल हुए लोगों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं।
लंदन में ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की अंतिम यात्रा में आम लोगों समेत दुनिया भर से आए नेता शामिल हुए। ब्रिटेन के इतिहास की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थैचर का अंतिम संस्कार लंदन के सेंट पॉल कैथीड्रल में हुआ। इस मौके पर कैथीड्रल में 2000 से ज्यादा मेहमान मौजूद थे। इस महीने की 8 तारीख को लंबी बीमारी के बाद आयरन लेडी कही जाने वाली मार्गरेट थैचर का निधन हो गया था। वेनेजुएला की राजधानी कराकस पहुंचे बीबीसी संवाददाता विल ग्रांट ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस माडुरो के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों का जायजा लिया। वेनेजुएला के दिवंगत नेता हुगो चावेज ने माडुरो को अपना उत्तराधिकारी चुना था। माडुरो ने विपक्षी उम्मीदवार हेनरिक कैप्रिल्स को हरा दिया। उनके समर्थक वोटों की दोबारा गिनती की मांग कर रहे हैं। ग्लोबल इंडिया में आप देखेंगे अगले सप्ताह नेपाल में बढ़ता चीन का दबदबा और सैकड़ों पाकिस्तानियों को मिला भारत में नया जिगर। उर्दू में शेर और शायरी करते हुए आपने भारतीयों और पाकिस्तानियों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी अमेरिकी या जापानी शायर को सुना है? नहीं ना? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ऐसा मुशायरा जिसमें विदेशियों ने उर्दू में शायरी करके वाहवाही बटोरी। क्या तेज जगमगाती थी कातिल के हाथ में, अब उसकी आस्तीन में भी हम जल रहे हैं। 29 वर्षीय मैक्स ब्रूस नादेर कैलिफोर्निया के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने लखनऊ के गली कूचों में रहकर न सिर्फ उर्दू को सीखा है बल्कि उस पर महारत भी हासिल की है। अच्छा शायर वो है जो अच्छे शेर, अच्छे अशार पैदा करता है। गालिब अच्छे हैं, मीर अच्छे हैं जो रिवायती शायरी करते हैं। बुनियादी तौर पे शायर के बारे में कम सोचता हूँ, शेर के बारे में ज्यादा सोचता हूँ। मेहरबान। जश्न बहार मुशायरा में इस बार मैक्स जैसे और भी विदेशी शायरों ने हिस्सा लिया जिनकी मातृभाषा उर्दू नहीं है। हिरोजी काताओका जापान के दाइतो बुंका विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर हैं। कृष्णचंद्र की कहानी सफेद फूल से उर्दू की तरफ आकर्षित होने वाले हिरोजी फैज, इकबाल और मंटो का जापानी में अनुवाद कर चुके हैं। मरहबा क्या शान और शौकत आज तक उर्दू की है। इसी तरह उमर सलीम अल-दरूस सऊदी अरब के रहने वाले हैं। ये उर्दू में एमए कर चुके हैं। भारत और पाकिस्तान में होने वाले मुशायरों में जब वो काफिया पहनकर शेर पढ़ते हैं तो लोग दाद दिए बगैर नहीं रहते। माशाल्लाह हिंदुस्तान में पब्लिक बड़ी साहिब ज़ौक़ पब्लिक हैं और साहिब फ़न शुआरा यहाँ मौजूद हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम एक्सपीरियंस हमें हासिल हो रहा है, अल्फाज वोकैबुलरी बढ़ रही है हमारी। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। शायद कविता से जिस तरह संस्कृतियों को जोड़ा जा सकता है उतना किसी और तरीके से नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू जुबान भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर पैर पसार रही है और सराही भी जा रही है। रेहान फजल, बीबीसी, दिल्ली। दिल्ली में दाद बटोरते परदेसी शायर। फिलहाल लंदन के बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ।
जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। इन दिनों जहां परीक्षाओं का सीजन है तो दूसरी ओर अगले अकादमिक सीजन की तैयारियां हैं। जैसे यह कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने सन 2013-14 से 4 वर्षीय स्नातक कोर्स का फैसला किया है। बीए, बीएससी और बीकॉम का 4 साल होना दूरगामी महत्व का निर्णय है। सेकेंडरी के बाद सर्वाधिक संख्या स्नातक छात्रों की होती है, सो तय माने कि स्नातक पढ़ाई की संरचना आमूल चूल बदलाव होने के कगार पे है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो फैसला किया है तो ये पूरे देश के लिए मानक बनेगा। अपने आप उच्च शिक्षा की कोर्स अवधियां बदलेगी। ऐसे ही एक सोच सीबीएसई में 12वीं से कानून की पढ़ाई की है। फिर कारपोरेट को तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने देने की अनुमति देने का विचार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कारपोरेट संस्थानों की शिकायत है कि तकनीकी व इंजीनियरिंग शिक्षा की क्वालिटी गिर रही है। डिग्रीधारी है मगर क्वालिटी मैन पावर नहीं है। तथ्य यह भी है कि इसी के चलते उच्च शिक्षा का कारोबार लड़खड़ाने लगा है। इंजीनियरिंग, तकनीकी व प्रोफेशनल शिक्षा के संस्थानों का जो बूम आया था वह अब घाटे का सौदा साबित हो रहा है। उस नाते उच्च पेशेवर शिक्षा को लेकर कई नई पहल और सवाल है। यही आज चर्चा का विषय है, पर इससे पहले सुर्खियां, राजकाज व गपशप है और शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। 15वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बचा हुआ है, लेकिन बीते 4 सालों में जो कुछ हुआ है वो इससे पहले 14वीं लोकसभा में नहीं हुआ था। पहली बार हुआ कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की बनाई रिपोर्ट को समिति के सदस्यों ने बहुमत से खारिज किया और पहली बार ऐसा होगा कि संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट आम सहमति से नहीं पेश होगी। पीसी चाको की अध्यक्षता में संचार घोटाले की जाँच के लिए बनी जेपीसी की रिपोर्ट का सभी विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है। 25 अप्रैल की आखिरी बैठक में इस पर सहमति की मुहर लगनी है, लेकिन सभी विपक्षी पार्टियों ने साफ कर दिया है कि वो इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं और इसका विरोध करेंगे। डीएमके ने कहा कि जेपीसी ने राजा को बुलाकर उनका पक्ष नहीं सुना और बिना उन्हें सुने उनके ऊपर घोटाले का ठीकरा फोड़ा गया, इसलिए वो रिपोर्ट पर अपनी असहमति देंगे। बीजेपी को एनडीए के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए के नुकसान का इल्जाम लगाने से आपत्ति है। बीजेपी, अन्ना डीएमके और लेफ्ट पार्टियों को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को क्लीन चिट देने और सीएजी के नुकसान के आकलन को गलत बताने पर आपत्ति है। कुल मिलाकर पूरी रिपोर्ट विवादों में है। विपक्ष इसका विरोध करेगा और संसद में भी इस पर हंगामा तय है। भारतीय जनता पार्टी के नेता संचार घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट देखकर हैरत में हैं। 25 अप्रैल को इस रिपोर्ट पर अंतिम मुहर लगाने के लिए पीसी चाको की अध्यक्षता वाली इस जेपीसी की आखिरी बैठक होगी और